हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन और आज का टॉपिक है फ्रिक्शन। ठीक है। और ये जो लेक्चर है काफी मजेदार होने वाला है। ठीक है, वैसे तो हर लेक्चर ही मजेदार होता है क्योंकि कुछ ना कुछ हम लोग सीखते रहते हैं। ठीक है। तो आज जो टॉपिक है फ्रिक्शन, ठीक, जो इसमें तीन वर्ड आता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। इन तीनों को बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं। ठीक। और आज का जो लेक्चर है काफी थ्योरेटिकल है यानी काफी कंसेप्ट क्लियर होगा इसमें। ठीक है। आगे का लेक्चर तभी समझ में आएगा जब ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक, ये फ्रिक्शन क्या है और इसमें ये तीनों क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है फ्रिक्शन। ठीक। और इसका नोट्स अच्छे से बनाना है। ठीक। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक, आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, आराम से चीजों को समझना है। तो फ्रिक्शन क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सरफेस है। ठीक, क्या है, एक सरफेस। ठीक, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, और मान लेते हैं कि हम इधर से इस पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, क्या लगा रहे हैं, फोर्स इधर की तरफ, इधर से फोर्स लगा रहे हैं इधर की तरफ, एफ फोर्स। ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है काफी हैवी है। क्या है, हैवी है। ठीक, तो हम इसमें थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे हल्का सा, तो आगे जाएगा, नहीं जाएगा। थोड़ा सा और फोर्स लगाएंगे तब भी नहीं जाएगा। पर एक ऐसा फोर्स होगा जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। ठीक है, एक ऐसा फोर्स एफ है, जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। उससे पहले जब हम फोर्स लगा रहे थे तो ये मूव नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये जिस सरफेस पे है, ठीक, जैसे ये इस सरफेस पे है, तो ये सरफेस अपोज करता है किधर की तरफ, इधर की तरफ। ठीक, क्या करता है, अपोज। जैसे हम लोगों ने इनर्शिया पढ़ा हुआ है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। ठीक, वैसे ये बॉडी इस पे क्या है, रेस्ट पे है। ठीक, जैसे ही हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये आगे नहीं जाना चाहेगा, रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ठीक, एक और चीज होगा, जैसे ही हम इस बॉडी को इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये किधर जाना चाहेगा, पीछे। चाहेगा कि हम उसी जगह पे रहें। इसको हम फोर्स लगा के यहाँ पे खिसकाना चाह रहे हैं, पर ये चाहेगा हम वहीं रहें, तो इसमें फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका डिफिनीशन यहीं से क्लियर हो जाएगा। फ्रिक्शन का डिफिनीशन क्या लिखता है बुक में, लिखता है कि इट इज द opposing force, it is the opposing force which oppose the relative motion of objects। ठीक, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक तो ये सरफेस है। ठीक, और एक क्या है, एक ये खुद ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों में जब भी रिलेटिव मोशन होगा, ठीक, तो क्या होगा, एक फोर्स आएगा। ठीक, कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स। इट इज द अपोजिंग प्रॉपर्टी, कौन सा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, एक अपोजिंग प्रॉपर्टी है। ठीक, ये कब आता है, जब दो बॉडी के बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि फ्रिक्शन है क्या या फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं। ठीक, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, अब हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स का कैसे न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, ठीक, इसको अच्छे समझते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, पहले इसका थ्योरी अच्छे से और क्लियर कर लेते हैं। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि ऐसे सरफेस है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो देखने में क्या लग रहा है,
कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे आराम से पड़ा हुआ है और ये सरफेस एकदम स्मूथ है। पर अगर माइक्रोस्कोप से हम इसको जूम करके देखेंगे, अगर इस पार्ट को हम लोग क्या करके देखेंगे, जूम, ठीक, क्या करेंगे, जूम। तो जूम करके देखेंगे तो क्या दिखेगा, ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है और ये इन दोनों के बीच का हम बना रहे हैं, ठीक, तो ये थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे होगा, ठीक, ठीक। अच्छा, देखने में ये लग रहा होगा कि यहाँ तो ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। ये जो सरफेस है देखने में लग रहा है कि प्लेन है, ठीक। जैसे मान लेते हैं कि ये जो बोर्ड है ये देखने में लग रहा है प्लेन है, ठीक। कोई रोड है वो देखने में लग रहा है प्लेन है, पर वो एक्चुअली प्लेन होता नहीं है, आइडियल तो है नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा ही, ठीक। ये जो है पूरा प्लेन नहीं, अगर बहुत ज्यादा हम लोग जूम करके देखें तो ये क्या दिखेगा, ऊपर नीचे रफ सरफेस जैसा दिखेगा, ठीक। इतना तो नहीं है कि एकदम परफेक्ट होगा, एकदम स्मूथ होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई भी सरफेस एकदम स्मूथ होगा तो हम उस पर चल ही नहीं पाएंगे, चलते स्लिप कर जाएंगे। हम किसी भी सरफेस पे क्यों चल पाते हैं, रोड पे हम वॉक करते हैं, क्यों क्यों वॉक करते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन होता है वहां, ठीक। हम इस बोर्ड पे यहाँ लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन है यहाँ। वैसे ही यहाँ भी क्या है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन होता क्यों है, इसी रफ सरफेस की वजह से, ठीक है। तो जब भी हम लोग इसको जूम करके देखेंगे तो टोटल स्मूथ नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, जिसके वजह से क्या आता है, फ्रिक्शन, जिसके वजह से क्या आता है, फ्रिक्शन, ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो फ्रिक्शन है इसका टाइप्स होता है, ठीक। फ्रिक्शन का क्या होता है, टाइप्स। तो फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, ठीक। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। वैसे तो बुक में एक रोलिंग फ्रिक्शन भी देता है, ठीक है, और एक लिमिटिंग फ्रिक्शन देता है, ठीक। तो ये भी हम समझेंगे, पर इन दोनों को पहले हम समझेंगे अच्छे से, बाकी दो तो इजी है, समझ में आ जाएगा, ठीक। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, ठीक। अच्छा, बुक में इसका थ्योरी लिखा होता है, ठीक। हो सकता है कोई कहीं और पढ़ रहा हो तो टीचर भी डिफिनीशन लिखेगा, समझा देगा, ठीक। पर इसको अच्छे से फील करना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक्चुअली है क्या, ठीक। इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। देखते हैं क्या डिफरेंस है। पहले हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन को समझते हैं। टॉपिक है क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। पहले हम इसका डेफिनेशन समझते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या। तो इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, ये क्या है, एक फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स विच act on an object when it is in rest, ठीक। जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, तब क्या आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब ही होता है क्या, रेस्ट। क्या होता है, रेस्ट। यानी कि अगर यहां पर मान लेते हैं एक सरफेस है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक फोर्स अप्लाई करेंगे इधर की तरफ, ठीक। इधर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करेंगे, तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ, क्योंकि ये बॉडी तो रेस्ट में है, और जब कोई भी बॉडी रेस्ट में होता है तो कौन सा फ्रिक्शन आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसका एक स्पेशल नाम है, या फिर कह सकते हैं कि स्पेशल वर्ड से इसको इंडिकेट करते हैं, क्या, एडजस्टिंग फ्रिक्शन।
एडजस्टिंग फ्रिक्शन मीन्स कि ये एडजस्ट करता है किसको, इस फोर्स को। समझते हैं कैसे। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, अगेन वैसे ही मान लेते हैं यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस पे जब हम 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक, 10 न्यूटन का क्या अप्लाई करें, फोर्स, तभी ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम इधर से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स एफ, मान लेते हैं 2 न्यूटन का। तो ये आगे मूव करेगा नहीं, जब तक कि हम 10 न्यूटन का फोर्स ना अप्लाई करें ये मूव नहीं करेगा आगे। तो क्या करेंगे, फोर्स को बढ़ाएंगे, ठीक। पर उससे पहले एक और चीज समझना है कि इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा या फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा इधर की तरफ। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, ये भी 2 न्यूटन का होगा। कितने न्यूटन का, 2 न्यूटन का, ठीक। अच्छा आगे समझते हैं, फोर्स इसमें कितना हमको चाहिए, सॉरी 10 न्यूटन चाहिए, कितना चाहिए, 10 न्यूटन, ठीक। हम फोर्स बढ़ा रहे हैं, ठीक। अब हम इधर की तरफ फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं मान लेते हैं कि 5 न्यूटन कर रहे हैं, ठीक। तो क्या ये आगे जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक, क्योंकि इसको कितना फोर्स चाहिए, 10 न्यूटन फोर्स चाहिए, ठीक है। तो इस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, ये भी 5 न्यूटन का ही लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये अभी भी रेस्ट में मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि इधर का फोर्स इधर के फोर्स के इक्वल है, और इधर कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक। यानी कि यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना है, 5 न्यूटन, ठीक। ऐसे ही मान लेते हैं कि जब हम इसमें फोर्स अगेन बढ़ा रहे हैं, ठीक, 10 न्यूटन, ठीक, कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का, ठीक, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या ये मूव करेगा, नहीं। जैसे ही देखो, जैसे हम इस पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक, तो ये एक लिमिटिंग वैल्यू है, इतना फोर्स अगर हम लगाएंगे तो ये मूव कर सकता है। या फिर ऐसे समझें कि जैसे ही 10 न्यूटन से हल्का सा ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये आगे की तरफ चला जाएगा। तो अगर इधर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये कितना होगा, 10 न्यूटन ही होगा। कितना होगा, 10 न्यूटन। थ्योरी अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी सब समझ में आ जाएगा, ठीक। अच्छा समझते हैं आगे। जैसे ही हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स, मान लेते हैं कि 11 न्यूटन। अब क्या होगा, जब 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे तो ये अब मूव करने वाला था, पर अब हम 11 न्यूटन का अप्लाई कर दिए फोर्स, मतलब हम बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब कि अब ये आगे की तरफ मूव करेगा, करेगा। तो अब इधर क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन लगेगा। क्या लगेगा, फ्रिक्शन। तो अब ये बॉडी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, मोशन, क्योंकि हम इसमें 11 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कितने न्यूटन का, 11 न्यूटन का। और जब हम 10 न्यूटन का अप्लाई कर रहे थे तब ये मूव करना जस्ट स्टार्ट किया था। मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ये तब मूव करेगा जब हम 10 न्यूटन का फोर्स जस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक। यानी कि जैसे ही हम 10 न्यूटन से ज्यादा अप्लाई करेंगे ये आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक, क्योंकि हम बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दे रहे हैं, इतना ज्यादा फोर्स कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये जितना फोर्स इसको चाहिए हम उससे भी ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। कितना लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब कितना लगेगा वो तो हमको आगे पढ़ना है, बस ये भी समझना है कि कौन सा फोर्स लगेगा, कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब अच्छे से समझ में आएगा ये फ्रिक्शनल फोर्स क्यों। देखो, जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको एडजस्टिंग फ्रिक्शन क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स, तो हो क्या रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स 2 न्यूटन का हो रहा है। जब हम ये फोर्स बढ़ा रहे हैं तो अगेन ये 5 न्यूटन का हो रहा है, मीन्स एडजस्ट कर रहा है।
जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं तैसे तैसे क्या कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स एडजस्ट कर रहा है। पर एक ऐसा फोर्स आ रहा है, कौन सा, 10 न्यूटन का, उसके बाद ये एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कि यहाँ पे क्या है, 10 न्यूटन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है यहाँ पे, 10 न्यूटन। मीन्स कि स्टैटिक फ्रिक्शन का लास्ट वाला फोर्स वही क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो अब लिमिटिंग फ्रिक्शन हट जाएगा, अब क्या जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट मोशन करेगा। ठीक है, तो थ्योरी आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक, कब काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, कब स्टैटिक फ्रिक्शन, और कब लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन वर्ड से ही क्लियर है, लिमिट, एक लिमिट होगा ना जिसके बाद ये बॉडी मूव करेगा, तो लास्ट वाला लिमिट वही क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा आगे देखते हैं। ठीक, इसमें पहला पॉइंट, इट इज एडजस्टिंग या इट इज अ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर एडजस्टिंग इन नेचर। ठीक है, दूसरा पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट समझने से पहले एक और चीज समझते हैं। क्या चीज, कि मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ठीक, बहुत ही हल्का है, छोटा सा, इत्तू सा। ठीक, तो हम इसमें हल्का सा फोर्स लगाएंगे और ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि थोड़ा सा हैवी ऑब्जेक्ट है। ठीक, मान लेते हैं ये 1 kg का था, ये 5 kg का है। ठीक, और हम इस पे अगेन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, और ये जो फोर्स है, क्या है, फोर्स, ये जब अप्लाई कर रहे हैं तो इससे तो हम ज्यादा ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ 5 न्यूटन का है, जमीन पे बहुत देर से पड़ा हुआ है और मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि भारी है इससे, तो हमको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मान लेते हैं ये F1 है, ये F2, तो क्या होगा, F2 इज ग्रेटर देन F1 होगा, बिल्कुल। इसका मतलब कि हम F2 फोर्स अप्लाई करेंगे तब ये मूव करेगा, F2 ज्यादा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि अब यहाँ 100 kg का क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, अब इधर से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F। ठीक, तो क्या जितना फोर्स इसमें हम अप्लाई किए थे उतना इसमें करेंगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे फ्रिक्शन कम लग रहा था, यहाँ पर उससे ज्यादा, और यहाँ पे बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, और जितना भारी ऑब्जेक्ट है उतना ज्यादा टाइम लगेगा मूव कराने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मान लेते हैं कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक, और आप क्लास में जा रहे हैं, ठीक, शुरू शुरू में बैठने फर्स्ट बेंच पे, और आपका दोस्त पहले से ही आके बैठ गया है। ठीक, और आप चाहते हैं कि आप बैठें, तो कोई अगर हल्का फुल्का है आपका दोस्त, तो हाथ खींचेंगे और बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हल्का फुल्का था। पर अगर वही बहुत हैवी हो, कोई मान लेते हैं कोई बहुत ही मोटा है, या फिर किसी का बहुत हाई मास है, ठीक, बहुत ज्यादा मास है, तो उसको खींचेंगे तो आएगा नहीं। ठीक, तो अब उससे तो हम लोग डर जाएंगे कि अरे ये बहुत लंबा चौड़ा है, हट्टा कट्टा है, मारपीट ना दे। ठीक, तो डर के मारे हम उसे छुएंगे भी नहीं। ठीक, अच्छा, उसको अगर बाहर निकालना है तो बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, यानी कि इस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, अच्छा, इस केस में जो 1 kg का मास है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा था क्या, और नीचे की तरफ मास क्या, mg। ठीक है, ठीक है, इसमें भी अगर हम लोग लिखें क्या, नॉर्मल रिएक्शन, तो नीचे mg आएगा और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आएगा। ठीक, परपेंडिकुलर होता है ना सरफेस पे। ठीक है, ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा या ये वाला,
जाहिर सी बात है ये वाला ज्यादा होगा, क्योंकि इस केस में मास ज्यादा है, मास ज्यादा है यानी mg ज्यादा होगा, mg ज्यादा है यानी ये ज्यादा होगा। n इज इक्वल टू क्या होगा, mg। ठीक है, जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है वो तो इक्वल होगा ना, क्योंकि ना ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट ना नीचे, वैसे ही पड़ा हुआ है, केवल इधर इधर मूव कर सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, नीचे की तरफ जो फोर्स होगा mg, यानी कि इस केस में जो मास है वो 100 है, यानी ऊपर की तरफ जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगेगा ये और ज्यादा होगा। इसका मतलब एक और चीज समझ में आ रहा है क्या, कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। ठीक, किसी किसी बुक में क्या करता है तो इसको आर लिख देता है, ठीक, हम भी आर लिख देते हैं। ठीक, अब कहीं एन लिखा है तो उससे घबराना नहीं है, एन भी लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा ये जो आर है, ठीक, उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा, जितना ज्यादा ये उतना ज्यादा ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम म्यू से इंडिकेट करते हैं, किससे, म्यू, इसको क्या पढ़ते हैं, म्यू आर। अब चूंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन में यूज हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एस, क्या लिखते हैं, एस। तो ये है स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस आर। ठीक, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो म्यू आर, और म्यू आर का वैल्यू कितना होगा, mg होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, म्यू एम जी होगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इस केस में क्या था, mg था। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, इस फार्मूले का इंपॉर्टेंस समझना है। ठीक, कि नॉर्मल रिएक्शन अगर ज्यादा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स तो हो गया, अब समझते हैं किसको, काइनेटिक फ्रिक्शन को। ठीक, अब हमारा टॉपिक है क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको भी अच्छे समझते हैं। अच्छा, इसका डिफिनेशन तो काफी इजी होगा। ठीक, कि जब हम मूव करें तब कोई फ्रिक्शन आए तो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो क्या है, इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स which act on an object when it is in motion। ठीक है, जब ये क्या हो, मोशन में हो। ठीक, तो पहला चीज, इट इज कांस्टेंट इन नेचर। ये एडजस्टिंग नहीं होता है, ये क्या होता है, कांस्टेंट इन नेचर होता है। ठीक, जब न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तब ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, और मान लेते हैं ये मोशन कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक, तो ये आगे मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है पीछे एक फ्रिक्शन लग रहा होगा F के। ठीक, तो ये जो F के है ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। हर जगह अगर ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट आगे चला गया है, ठीक, आगे चला गया, तभी भी इसमें इधर की तरफ जो फोर्स होगा F के, वो इसी के इक्वल होगा। ठीक, क्या होगा, इक्वल। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक बॉडी रेस्ट में है, हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो नहीं मूव कर रहा है, फिर फोर्स अप्लाई किए तो नहीं मूव कर रहा है। ठीक, फिर एक ऐसा फोर्स आ रहा है अप्लाई कर रहे हैं तो मूव कर रहा है। तो रेस्ट में तो एडजस्ट करेगा, पर इसमें एडजस्ट कैसे करेगा, इसमें तो एडजस्ट करेगा नहीं। तो ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एफ के क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, मान लेते हैं ये एक्सेलरेशन से क्या जा रहा है, आगे जा रहा है।
तो एक और चीज कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। ठीक है, ठीक है, तो एफ के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू आर, और इसको हम लोग म्यू के से इंडिकेट करेंगे। ठीक, म्यू क्या है, म्यू के क्या है, एक कॉफिशिएंट। ठीक, तो ये किसका फार्मूला है, काइनेटिक फ्रिक्शन का। ठीक, तो एक चीज समझते हैं, क्या चीज कि जो एफ एस इज इक्वल टू था म्यू एस आर। ठीक, तो इसमें ये क्या है, म्यू एस कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये वो कोफिशिएंट है या वो वैल्यू है जो कब आ रहा है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक, और ऐसे ही म्यू सॉरी एफ के इज इक्वल टू क्या है, म्यू के आर। ठीक है, तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये कब आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, मोशन में हो। ठीक है, अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन का सबसे लास्ट वैल्यू। ठीक, देखो एक और चीज क्या, कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक, उसको बुक में इस तरीके से लिखता है। ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन और इक्वल टू म्यू आर। ठीक, ये हम पहले भी बता सकते थे। ठीक, पर ये चीज नहीं समझ में आता वहां पर। ठीक, अब समझ में आएगा कैसे, ये म्यू आर क्या है, तो ये वो वाला फोर्स है, ठीक, लिमिटिंग फोर्स, जिसके बाद जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या करना स्टार्ट कर देगा, मूव। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इससे तो हमेशा कम ही होगा, और यहाँ पे इक्वल है, यानी कि ये इक्वल क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एक ऐसा फोर्स है जिस समय ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जस्ट मूव करना स्टार्ट करेगा। यानी उस केस में ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये आ जाएगा, और ये क्या होगा, म्यू आर। ठीक, तो यहाँ पे एल हम लिख देते हैं। ठीक, क्योंकि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इससे कम होगा, खुद को एडजस्ट करेगा इस वैल्यू तक, और जब ये वैल्यू आएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ठीक, छोटा छोटा पॉइंट समझना है। ठीक, पहला जो म्यू एस है, ठीक, इज ग्रेटर देन क्या होता है, म्यू के। म्यू एस क्या होता है, ग्रेटर देन म्यू के। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, ऐसा होता है क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, क्या है, रुका हुआ है, तो उस पर फोर्स अप्लाई करना, उसको मूव कराना काफी टफ होता है। ठीक, क्योंकि वो एक ही जगह रुका हुआ है। ठीक, इसको अच्छे समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, और ये इस सरफेस पे है। ठीक, तो ये मूव नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, मूव, क्योंकि यहाँ एक रफ सरफेस है, और मूव कराएंगे तो ये जो ऊपर नीचे ये इससे जाके लड़ेगा, ये इससे जाके लड़ेगा, तो रुक जाएगा ना, आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक, तो ये एक ऐसा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कि ये मूव करे, तो बहुत हैवी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, कि चलो भाई तुम क्या करो, आगे की तरफ मूव करो, एक ऐसा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, पर कोई ऑब्जेक्ट अगर पहले से ही मूव कर रहा है तो ये सरफेस कैसा भी हो, ये सरफेस कैसा भी हो, कितना भी रफ हो, ये जो फोर्स अप्लाई होगा ये लेस ही होगा, क्या होगा, कम होगा। ठीक, इस वाले फोर्स से कम ही अप्लाई करना पड़ेगा, या ऐसे कह सकते हैं कि इस केस में जो
काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, कम होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से, ठीक। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि म्यू के क्या होता है, कम होता है म्यू एस से, किससे कम होता है, म्यू एस से, ठीक है। अभी इसको भी हम लोग एकदम फील करने वाले हैं, ठीक। कैसे समझाते हैं हम इसको, एक एग्जाम्पल समझाना पड़ेगा, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, मान लेते हैं कि एक रोड है, ठीक, और यहाँ पर क्या एक गड्ढा है इस टाइप का, ठीक, और यहाँ से एक कार है जो आगे की तरफ जा रहा है, ठीक। तो जस्ट इमेजिन कि ये कार एकदम धीरे धीरे जा रहा है, ठीक, धीरे धीरे जा रहा है, ठीक, और यहाँ पर आके एक समय ऐसा आया कि ये रुक गया, क्या हुआ, रुक गया। तो अब यहाँ से आगे तो ये बढ़ नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा इधर से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना, तब ये मूव करेगा। इसे मान लेते हैं रेस्ट में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ सरफेस ऊपर नीचे है, ठीक, सरफेस ऊपर नीचे है। तो ये कार मूव कब करेगा आगे, जब यहाँ से बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक, तब यहाँ से मूव करेगा, ठीक। पर अगर ये कार पहले से ही स्पीड अप है, पहले से ही मूव कर रहा है, पहले से ही एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड है, फोर्स अप्लाई कर दिए, ये मूव कर रहा है, ठीक, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे गड्ढा तो है पर तेजी से निकल जाएगा, ठीक। पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा पर कम लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। ना विश्वास हो तो एक साइकिल लो, ठीक, और उसको रोड पे चलाओ, गड्ढा है बहुत सारा, ठीक, और एक जगह रेस्ट में रखो साइकिल को या बाइक को और स्टार्ट करो। अगर रफ सरफेस से ऊपर नीचे है कुछ ऐसे, ठीक, क्या है ऊपर नीचे, तो वो मूव नहीं करेगा जल्दी, ठीक। पर उसी सरफेस पे अगर बहुत पहले से ही एक बाइक आ रहा है या साइकिल आ रहा है और तेजी से जा रहा है, तो तेजी से आगे निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि वहां रुक जाएगा फ्रिक्शन की वजह से, ठीक। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक, कि जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो क्या होता है, कम होता है, किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। दूसरा चीज, क्या चीज, कि अच्छा अभी जो हम लिखने वाले हैं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, देखते हैं क्या, कि स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इज independent of area of contact। ये क्या बात हुआ, ये कैसा लाइन है मतलब कि अगर यहाँ पर एक सरफेस है, ठीक, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, ठीक, तो ये एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। मीन्स कि अगर ये आगे मूव कराने के लिए हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये इस एरिया पे नहीं डिपेंड करेगा, ठीक। वैसे तो देखने से लग रहा है कि अगर बहुत ज्यादा एरिया हो, ठीक, बहुत ज्यादा एरिया हो और ऑब्जेक्ट वहां पड़ा है तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। पर ये एरिया पे इंडिपेंडेंट होता है, ठीक, बुक में भी ऐसा लिखा होता है। पर एक चीज मिसिंग होता है, क्या चीज, समझते हैं क्या, कि ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे दो कंडीशन होता है, क्या चीज, कि ये जो दो ऑब्जेक्ट है, ठीक, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक, दोनों क्या होगा, सॉलिड होगा या हार्ड होगा या मेटेलिक होगा, ठीक है। यानी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा जो क्या कर जाए, डिफॉर्म कर जाए। जैसे मान लेते हैं कि इस केस में यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक, कुछ रबड़, क्या है, कुछ रबड़ का ऐसा है, तो आगे इसको जब लेकर जाएंगे तो हो सकता है यहाँ फंस जाए, तो चूंकि रबड़ का है तो इसका जो शेप है वो चेंज होगा, डिफॉर्म करेगा। डिफॉर्म का मतलब होता है चेंज होना, ठीक, शेप। तो मान लेते हैं अगर कोई मट्टी का ऑब्जेक्ट है और गीला मट्टी है
और यहाँ पे रखा है, तो आगे लेके जाएंगे तो क्या ये आगे पूरा चला जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, कुछ पार्ट तो इधर ही रुक जाएगा ना। इसका मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, वो क्या है, डिफॉर्मेबल है, मीन्स कि वो डिफॉर्म कर जा रहा है, या फिर इलास्टिक है, ऐसा कह सकते हैं। क्या है? इलास्टिक है। उस केस में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये डिपेंड करेगा एरिया पे। ये बहुत बड़ा चीज है जो भी लिख रहे हैं, ठीक, ये बुक में मेंशन नहीं होता है, ठीक। ये क्या है, म्यू, सॉरी, एफ एस एंड एफ के मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एंड काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। ये दोनों क्या करेगा, डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो कैसा ऑब्जेक्ट तो रहेगा उस टाइम, डिफॉर्मेबल होगा, इलास्टिक होगा, या रबड़ का होगा। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड है, हार्ड है, मेटेलिक है, तो वो डिपेंड नहीं करता एरिया पे, ठीक है। मीन्स कि अगर कोई सरफेस है, इस पे एक ऑब्जेक्ट है, तो डिफॉर्म करेगा नहीं, भले ये से ऊपर नीचे ऐसा रखा हो, पर ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट तो एकदम स्ट्रेट है, मेटेलिक है, ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे फंस जाएगा, कुछ रबर टाइप का है, शेप चेंज हो जाएगा, डिफॉर्म नहीं होगा, डिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। मीन्स कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है और काइनेटिक फ्रिक्शन है, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। कब? जब ऑब्जेक्ट क्या हो, सॉलिड हो, हार्ड हो, मेटेलिक हो, ठीक। पर डिपेंड करेगा कब? जब ऑब्जेक्ट डिफॉर्मेबल हो, इलास्टिक हो, रबड़ का हो, ठीक है। तो ये हम लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, ठीक, क्लियर हो गया होगा, ठीक। सेकेंड थिंग, तीसरा पॉइंट इसका समझते हैं क्या है। तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक, रोलिंग फ्रिक्शन। अब इसको भी एक डिफिनीशन बना के लिख देता है, ठीक, पर रोलिंग फ्रिक्शन समझना आसान है, ठीक। कैसे? मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक ऐसा कुछ रिंग है या फिर डिस्क है, ठीक। और फिर मान लेते हैं कोई सिलेंडर है, ये आगे की तरफ ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक। क्या कर रहा है? रोटेट, रोल कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ऐसे रोल कर रहा है। तो ये जब ऐसे रोल करेगा, ठीक, तो ये मान लेते हैं पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। कुछ टाइम बाद रोल होकर क्या हो जाएगा कि पॉइंट बी ऊपर चला जाएगा और पॉइंट ए नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इधर जा रहा है, ये जो पॉइंट है घूम के इधर जाएगा ना, यानी कि ये इधर जाना चाह रहा है रोल होके। अच्छा, एक और चीज, देखने में लग रहा होगा कि आगे जा रहा है, एक्चुअली में ये आगे ही जा रहा है, पर ये जो इसका पॉइंट ये ऐसे घूम रहा है, मीन्स कि ये पॉइंट धीरे धीरे इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक। ये इधर जा रहा है ना, मीन्स ये पॉइंट इधर जाना चाह रहा है। तो इस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो किधर लगेगा? आगे की तरफ, ठीक, रोलिंग फ्रिक्शन। इसको अच्छे समझना है, रोलिंग फ्रिक्शन किस में किधर लगेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक, इस सरफेस पे कैसे मूव कर रहा है? ऐसे। मान लेते हैं ये पॉइंट ए, तो ये इधर जाना चाहेगा ना, ये इधर जाना चाहेगा, ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक। तो ये इधर जा रहा है, तो ये पार्ट इधर आएगा, तो ये इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा इस केस में, ठीक, एफ आर, ठीक। तो ये तो ऐसे मूव करेगा, ध्यान समझना है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक। तो ये इधर आ रहा है, पर किसके वजह से आ रहा है? फ्रिक्शन के वजह से, क्योंकि इसका हर एक पॉइंट इधर जा रहा है, हर एक पॉइंट किधर जा रहा है? इधर। पर फ्रिक्शन इधर है, तो ये इधर की तरफ आ रहा है। और यही हम शुरू में बता रहे थे कि हम जब भी मोशन करते हैं तो किसके वजह से करते हैं? फ्रिक्शन के वजह से, ठीक। तो इसका डिफिनीशन भी देख लेते हैं क्या है।
It is also frictional force. It is a frictional force which act on an object when it roll on another object. ठीक, मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और ये इस पे क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, ठीक, रोल कर रहा है तो ये आगे जाना चाहेगा, ये वाला पॉइंट ऊपर, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। ठीक है, तो आई थिंक रोलिंग फ्रिक्शन भी क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक, ये किधर लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, अच्छा इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि इधर कोई बॉय है, ठीक, और ये आगे की तरफ मूव करना है, तो इस केस में जो फ्रिक्शन है उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा कि इधर। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये कि अगर एक ऑब्जेक्ट, सॉरी एक कोई बॉय है, ठीक, ये आगे जा रहा है, किधर जा रहा है, आगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, पीछे लगेगा कि आगे। अच्छा देखने में लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, ये बॉय, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ, पर ऐसा नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लगता है, किधर की तरफ, आगे की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब यही समझना है क्यों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में यही समझना है क्यों, तो समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये सरफेस है, ठीक, और ये जो है पैर का नीचे का हिस्सा है, ठीक, ये सरफेस पे से है, ठीक, और हम जब आगे बढ़ते हैं तो पैर ऐसे उठाते हैं, अच्छे समझना है इसको, पैर को ऐसे उठाते हैं, यह है, ये उठ के इधर गया, ये उठा और आगे गया, ये उठा और आगे गया। मजा आ रहा है करने में, ठीक है। खैर मान लेते हैं ये सरफेस है और ऐसे पैर उठा के हम आगे जा रहे हैं, तो पैर ऐसे उठ रहा है ना पीछे की तरफ, ये पीछे हम खींचते हैं, जब भी हम आगे जाते हैं तो पैर को पीछे खींचते हैं थोड़ा सा, यानी कि जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं इस वाले पैर वाले हिस्से पे इधर की तरफ अप्लाई होता है, ठीक, किधर की तरफ, इधर की तरफ। तो फोर्स इधर है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे लगेगा। हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे एक बार फिर समझते हैं कि ये एक सरफेस है और ये पैर का नीचे का हिस्सा है, ठीक, तो ये क्या हम करते हैं कि ये ऐसे उठा के आगे रखते हैं, ऐसे उठा के आगे रखते हैं, ठीक, ऐसे उठाकर आगे। तो हो क्या रहा है कि हम ऐसे उठा रहे हैं तो इसको पीछे खींच रहे हैं ना, ऐसे पीछे खींच रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगेगा, किधर लगेगा, आगे। इसका मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये भूलना नहीं है। जब रोलिंग मोशन होता है तभी भी फ्रिक्शनल फोर्स किधर होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब कोई इंसान चलता है, कोई ह्यूमन बीइंग, तब भी फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगता है, आगे की तरफ, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। ठीक है, एक और चीज हम थोड़ा सा क्लियर कर दें यहाँ पे, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो, कि अगर यहाँ पर वही पैर का नीचे का हिस्सा है ये, ठीक, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ठीक, छोटे छोटे, बहुत स्मूथ सरफेस होता है तो पैर को ऐसे आगे की तरफ खींचते हैं, पैर को इसको क्या करते हैं, आगे की तरफ खींचते हैं, तो पैर ऐसे आगे खींच रहे हैं इस सरफेस पे स्लिप करने के लिए, तब फ्रिक्शनल फोर्स पीछे ही लगेगा, ठीक। पर जस्ट इमेजिन, खुद से सोचो कि जब तुम चलते हो तो क्या करते हो, हर एक पॉइंट पे लेफ्ट वाला पैर उठा रहे हैं, आगे रख रहे हैं, राइट वाला पैर ऐसे हम उठा रहे हैं, आगे रख रहे हैं, ठीक, यानी कि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं पीछे की तरफ अप्लाई कर रहे हैं, यानी फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, आगे की तरफ, ठीक। एमसीक्यू में पक्का है कि कहीं ना कहीं तो ये पूछेगा ही, ठीक, कि रोलिंग फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शन लगता है किस डायरेक्शन में लगता है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब हम चलते हैं, वॉक करते हैं, ठीक, तब किधर लगता है, आगे की तरफ। और इसी फ्रिक्शन की वजह से हम क्या करते हैं, मूव, जैसे कार हम चलाते हैं तो कार भी क्या करता है, पीछे की तरफ रोटेट होता है, पीछे की तरफ ऐसे, और ऐसे रोटेट होता है तो ये चक्का आगे जाता है, तो आगे जा क्यों, किसकी वजह से रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से।
तो दिस फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके इंपॉर्टेंस को ही समझना है कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहा तो ना हम चल पाएंगे, ना लिख पाएंगे, लिख भी नहीं पाते हैं हम, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही लिख पाते हैं। ठीक, तो आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा अच्छे से कि एक्चुअली में फ्रिक्शन है क्या। अब बहुत छोटे छोटे चीजों को समझना है, ठीक, क्योंकि बुक में इतना लिखा नहीं होता है। और एक और चीज, जितना डेप्थ में हम बताने का कोशिश कर रहे हैं इसको, ठीक, उतना तो नहीं लिखा होगा बुक में। ठीक, ना कोई कोशिश करेगा इतना डेप्थ में जाके समझाने का। ठीक, क्योंकि इसमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल लोग स्टार्ट कर देते हैं, पर न्यूमेरिकल से पहले हमको थ्योरी भी समझना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं इसको। ठीक है, मिटाते हैं। ठीक है, मजा आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आ रहा है? आएगा, अभी आएगा। ठीक, फोर्थ वाले में देखते हैं फोर्थ क्या है। अच्छा, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक, ये क्या है? तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। अब ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ये थोड़ा सा ऊपर से गया होगा। ठीक, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ये थोड़ा सा ऊपर से गया होगा। ठीक, तो थोड़ा इसको नीचे लाते हैं। ठीक, ऊपर से जा रहा है, नीचे लाते हैं। देख कैसे, मान लेते हैं कि जो सरफेस है, ठीक, इस पे एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो ये जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा इसको दूर दूर बनाते हैं, ठीक, दिखाने के लिए। हालांकि चिपका ही हुआ है एक दूसरे से, पर हम थोड़ा सा ऊपर बना रहे हैं। ठीक, तो ये जब दोनों कांटेक्ट में आएगा सरफेस, तो इस सरफेस पे नीचे कुछ एटम होगा, बिल्कुल होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसमें एटम तो होगा ही ना, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट मैटर से बना है और मैटर एटम से बना है। एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो जैसे नीचे वाला ऑब्जेक्ट है, इसमें भी क्या होगा? एटम होगा। तो दो ऑब्जेक्ट और दोनों किसमें कांटेक्ट में है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसको थोड़ा डेप्थ में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि ये है क्लास 12th में। ठीक, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रॉन से। ठीक, और मैग्नेट का मतलब मैग्नेट से। ठीक, मीन्स इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कुछ, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड जैसा कुछ। ठीक, तो ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है ना, तो बीच में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जैसा कुछ प्रोड्यूस होगा, क्योंकि दो एटम है। एटम के बीच में क्या होगा? फोर्स लगेगा। तो दो चार्ज हैं तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड के क्यों आएगा मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स इस वजह से आएगा क्योंकि जैसे कोई भी चार्ज है, ठीक, और मूव करता है, बस इतना समझना है। ठीक, ये तो क्लास 12th पढ़ना है कि जो इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं ये क्या कर रहा है? मूव। तो ये अगर मूव कर रहा है और ऊपर नीचे का भी चार्ज आपस में क्या कर रहा है? मूव, तो रिलेटिव मोशन आएगा चार्ज में, और रिलेटिव मोशन के वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। ठीक है, तो अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा हो तो छोड़ो, बस इतना समझ लो कि इस दोनों सरफेस के बीच में क्या होगा? दोनों सरफेस के बीच में एटम्स होंगे, एटम्स के बीच में चार्ज होंगे। तो इन दोनों के रिलेटिव मोशन की वजह से आपस में क्या होगा? रब होगा। एक एटम दूसरे से रब होगा तो बीच में क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो किसी किसी बुक में एक और चीज लिखा रहता है, क्या? कि फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। जाहिर सी बात है कि हमको ठंडा लग रहा है, ठंडी में तो हम हाथ को से रब करेंगे। क्या करेंगे? रब। अच्छा, सही में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, करके देख लो। चलो दोनों लोग करते हैं। ठीक, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब जैसे फ्रिक्शन हो रहा है ना, ये सरफेस इधर जा रहा है और ये पीछे आ रहा है, इसका मतलब कि हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। ये भी ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो ये बहुत ही छोटा छोटा सा पॉइंट है। ठीक,
क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे, ठीक। और ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ठीक है। ट्राई किया जाए क्या? लेक्चर लंबा नहीं ना हो रहा है? मिटा दें, ठीक है। अच्छा, लेक्चर अगर लंबा हो भी रहा हो तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। वीडियो पॉज करो, कहीं घूम फिर के आओ, ठीक है। और 5-10 मिनट बाद देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। या जो भी पढ़े उसको रिवाइज कर लो, अच्छे से समझ लो क्या है, 10-15 मिनट घूम फिर लो, ठीक। हम कभी नहीं कहेंगे कि लगातार पढ़ते रहो, ठीक। कोई मशीन है, उसको हम लोग 5 घंटे तक चलाते रहें तो गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ह्यूमन माइंड भी है, थोड़ा सा रेस्ट जरूरी है, ठीक है। खैर, अगर आगे पढ़ने का मन हो तो लेट्स स्टार्ट एक क्वेश्चन के साथ, ठीक। क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि ये अच्छे से क्लियर हो, ठीक। और हो सकता है कोई इसी में सही में पहुंच करके कहीं घूम फिर के आया हो, तो उसके लिए भी लेट्स स्टार्ट, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये जो लेक्चर है ना, ठीक, फ्रिक्शनल फोर्स, इसमें हम ये न्यूमेरिकल इसलिए करा रहे हैं ताकि ये एक ही वीडियो में कवर हो जाए, ठीक। ये नहीं कि न्यूमेरिकल के लिए एक दूसरा वीडियो बनाए, ठीक। ये न्यूमेरिकल कर लेंगे तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, ठीक। तो क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है। एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सरफेस है, ठीक, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। और मान लेते हैं कि ये 1 kg का है। कितने केजी का है? 1 kg का, ठीक। ठीक है। और ये जो सरफेस है ये रफ है। कैसा सरफेस है? रफ है, ठीक। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक, कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, m इज इक्वल टू क्या है? तो 1 kg, ठीक। अच्छा, एग्जाम में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया होगा, ठीक। तो मान लेते हैं कि दिया है कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक, यानी कि म्यू एस इज इक्वल टू 0.5 है। और जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये मान लेते हैं म्यू के इज इक्वल टू क्या है? 0.4 है। क्या है? 0.4, ठीक। तो हमें इसमें अलग अलग फोर्स रख के, ठीक, ये चेक करना है कि इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, ठीक। इसमें हमको क्या चेक करना है, ठीक, चेक क्या, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और एक चीज बढ़ा देते हैं, ठीक। आल्सो ड्रॉ द ग्राफ, ठीक, आल्सो ड्रॉ द ग्राफ, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें अच्छे से, ठीक। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। हो गया? हो गया कि नहीं? हो गया होगा। तो इसको इरेज कर दें, ठीक, क्योंकि काफी लंबा क्वेश्चन हो गया है, ठीक, बॉडी भर चुका है। अच्छा, भरे रहने देते हैं, इधर ही समझा देते हैं, ठीक। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सरफेस है, यही वाला, ठीक।
और यहाँ पर जो 1 kg का मास है, ठीक, इस पे हम फोर्स दिखाने वाले हैं, जितने भी लगने वाले हैं, ठीक। तो अगर ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, एम जी। तो एम कितना है, मास 1 है, और जी हम लोग मान कर चलते हैं कि दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, 1 इंटू 10 यानी कि 10 न्यूटन, ठीक। और नॉर्मल रिएक्शन किधर लगता है, ऊपर की तरफ, ठीक। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगता है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब कि R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 10 न्यूटन, क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं कुछ चीज, क्या चीज, कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये कितना होगा, ठीक। स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, लेस देन और इक्वल टू क्या है, म्यू आर है, ठीक, यही होता है, बिल्कुल। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो किसके इक्वल होता है, म्यू आर के। अगर ये इक्वल वाला साइन हम कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये म्यू, अच्छा ये जो म्यू एस है, ठीक, ये एक्चुअली में लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला है, ठीक। म्यू एस इज इक्वल टू हम म्यू एल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये म्यू एस या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं म्यू एल आर। तो आर कितना है, एम जी, ठीक। तो एम जी का वैल्यू कितना है, 10 है, कितना है, 10, ठीक। तो म्यू का वैल्यू कितना दिया है, 0.5, ठीक। आर का वैल्यू कितना दिया है, नॉर्मल रिएक्शन का 10, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा, 5 आएगा, 5 न्यूटन, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करें क्या, 6 न्यूटन का, तब ये मूव करेगा, ठीक है। अगर हम 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें तो नहीं मूव करेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 5 न्यूटन, कितना है, 5 न्यूटन। तो इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है ये कितना है, 5 न्यूटन। जब तक हम 5 न्यूटन से ज्यादा फोर्स ना अप्लाई करें ये मूव नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन भी हम निकाल लेते हैं, ठीक। तो एफ के बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या निकालना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो क्या होता है, म्यू आर, आर वैसे निकल जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा 5 न्यूटन। एफ के कितना आएगा, ये क्या होता है, म्यू के आर, यही होता है, बिल्कुल। तो एफ के कितना आ जाएगा, म्यू के कितना है, म्यू के इधर है 0.4, और आर का वैल्यू कितना है, कितना है, 10 है। तो एफ के कितना आएगा, 4 न्यूटन, ठीक। इसको एक बार हम लोग को लिख लेना है अच्छे से, ठीक। हम तो लिख चुके हैं, आप लोग को लिखना है, ठीक। तो इसको लिख लो सब, उसके बाद हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक। काफी इजी था, ठीक। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये नीचे वाले फोर्स के इक्वल होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन ही आएगा, ठीक। और फिर फार्मूला यूज कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं। जो एफ एल था, ठीक, क्या था, एफ एल, ये कितना था, ये था म्यू एल आर के, ठीक। तो ये कितना आया था, 0.5 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना, 5 न्यूटन। और जो एफ के था ये कितना आया था, म्यू के आर, यानी कि 0.4 इंटू 10 इज इक्वल टू 4 न्यूटन, ठीक। कितना, 4 न्यूटन। अच्छा मान लेते हैं, पहला केस लेते हैं कि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये 0 न्यूटन का अप्लाई कर रहे हैं उस पर, कितने न्यूटन का, 0।
तो एक बात बताओ, जब हम इसमें फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इधर फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? हम इधर से फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, तो फ्रिक्शन आएगा, रिलेटिव मोशन ही नहीं है तो फ्रिक्शन क्यों आएगा? इसका मतलब कि इस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ये क्या है? जीरो है, ठीक है। ठीक, दूसरा, जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 2 न्यूटन का, कितने न्यूटन का? 2 न्यूटन का, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? ये भी 2 न्यूटन का होगा, ठीक, क्योंकि हम इसमें कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? 2 न्यूटन का। तो ये मूव करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको 5 न्यूटन का फोर्स चाहिए। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन से कम है ना 2 न्यूटन, तो ये मूव ही नहीं करेगा। इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स इधर कितना होगा? 2 न्यूटन। इस वाले को ये एडजस्ट कर देगा, ठीक। तो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स इतना होगा। तीसरा, अगर हम फोर्स 4 न्यूटन का अप्लाई करें तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? कितना होगा? 4 न्यूटन होगा, क्योंकि अभी भी ये 5 न्यूटन से कम है, 4। अगर हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स। ये अगर हम 5 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, इस केस में जो फोर्स होगा ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगा, तो ये कितना है? 5 न्यूटन। इसी चीज को समझना है कि फ्रिक्शनल फोर्स आए, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स आएगा कब, ठीक, कब आएगा? जब हम 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक, म्यू आर के, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा जब हम पांचवें केस में फोर्स 6 न्यूटन का अप्लाई करेंगे? अब क्या हो रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? 6 न्यूटन का, ठीक। तो अब तो ये मूवमेंट करेगा, क्योंकि 5 न्यूटन से ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं। तो इस केस में जो इधर की तरफ फ्रिक्शन आएगा ये क्या आएगा? एफ के आएगा। अब आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक, अब आएगा क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस केस में एफ के निकालेंगे हम, क्योंकि अब बॉडी मूव करेगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो गया है वैल्यू किसका? एक्सटर्नल फोर्स का। कितना हो गया है? 6 न्यूटन, ठीक। तो ये कितना होता है? कितना होता है ये? 0.4 इंटू आर। आर कितना था? 10। तो कितना आएगा? 4 न्यूटन आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं ये 8 न्यूटन का हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, तो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? तो अगेन किसके इक्वल होगा? म्यू आर के। और म्यू आर कितना है? म्यू म्यू के का वैल्यू कितना है? 0.4 है, ठीक, कितना है? 0.4 है, ये तो दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो अगेन मल्टीप्लाइड बाई 10 होगा, मीन्स जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना इसमें आ रहा था? 10 आ रहा था, तो अगेन ये कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक। ऐसे ही अगर हम फोर्स को बढ़ाते चले जाएं, ठीक, अगर मान लेते हैं कि फोर्स हम 10 न्यूटन का ले ले रहे हैं, ठीक, तभी भी जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स ये 4 न्यूटन ही रहेगा। इसका मतलब कि एक बहुत बड़ा चीज देखने को मिल रहा है, क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन 0 था, 2 था, 4 था, एडजस्ट कर रहा है खुद को। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये एक बार बस आया है, एक बार बस आया लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक। काइनेटिक फ्रिक्शन ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, 4 न्यूटन 4 न्यूटन 4 न्यूटन, ठीक। यानी इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा? अब हम लोग क्या करने वाले हैं? इसका ग्राफ प्लॉट, ठीक। तो मान लेते हैं ये फ्रिक्शनल फोर्स को दिखा रहा है ऊपर वाला, ठीक, और ये जो है एक्सटर्नल फोर्स को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? एक्सटर्नल फोर्स को। ये एफ क्या है? तो यहाँ लिख दे रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है दो दो के गैपिंग में लिख दे रहे हैं या फिर एक एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक मिनट, दो दो के गैपिंग में लिखना सही होगा, ठीक है, क्योंकि 10 तक वैल्यू हम लेकर चल रहे हैं, ठीक।
तो इधर 2 ले लेते हैं, इधर 4, इधर 6, इधर 8, इधर 10। ठीक, इधर भी ऐसे ही ले लेते हैं हम 2, या फिर इधर 1 ले लेते हैं, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6। ठीक, सब न्यूटन में, ये फोर्स किसमें है? न्यूटन में। और इधर भी जो फोर्स है किसमें है? न्यूटन में है। ठीक, तो अब एक चीज समझते हैं, क्या चीज? कि जब एक्सटर्नल फोर्स 0 था, ठीक, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना था? 0। बिल्कुल। अच्छा, जब एक्सटर्नल फोर्स 2 था, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना था? ये भी 2 था, यानी 2 2 यहां पर होगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, जब एक्सटर्नल फोर्स 4 था, 4 न्यूटन, तो अभी भी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना था? 4। मतलब ये, इसको अगर हम ज्वाइन करें तो कुछ यहां तक जाएगा। ठीक, मीन्स कि यहां पर। ठीक, ये क्या है? तो 2, 2 है। ये क्या है? तो 0, 0 है। ये क्या है? तो 4, 4 है। ठीक। अच्छा, जब हम 5 न्यूटन का अप्लाई कर रहे हैं, तो 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे। ठीक, 5 न्यूटन का, 6 और मतलब जो 4 और 6 है इसके बीच में। तो जब हम ये अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे ये वैल्यू जा रहा है। ठीक, मीन्स किसको आगे बढ़ाते हैं? ये। ठीक, ये क्या है? तो 5, 5। ठीक है, ठीक। अच्छा, जैसे ही हम 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जा रहा है, और ये 4 न्यूटन का है। यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स है, मीन्स की काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, वो कितना है? 4 न्यूटन। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है 6 पे कितना लग रहा है? 4। मीन्स की यहाँ पर। ठीक, मतलब कि ये वैल्यू इधर आ गया, ये जो वैल्यू है फ्रिक्शनल फोर्स का गिर गया। और हम पहले ही बता चुके हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ये ज्यादा होता है काइनेटिक से। काइनेटिक फ्रिक्शनल क्या होता है? कम। ठीक है, जैसे ही हम 8 न्यूटन का अप्लाई करेंगे, तभी भी काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? 4 ही होगा। और जब 10 अप्लाई करेंगे, तभी भी क्या होगा? 4 ही होगा। यानी कि अब काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट, ऐसा। ठीक, तो ये किसका ग्राफ है? एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच का। ये ग्राफ अच्छे से याद कर लेना है। ठीक, एग्जाम में पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, बहुत इजी ग्राफ है। मीन्स कैसे बनेगा? ऐसे जाएगा, ऐसे हल्का सा नीचे, और ये सीधे। ठीक है, तो ये ग्राफ से काफी कुछ क्लियर हो रहा होगा। ठीक, क्या क्लियर हो रहा होगा? ये क्लियर हो रहा है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और एक हाईएस्ट फ्रिक्शनल फोर्स है जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ठीक, उससे ज्यादा नहीं एक्सपेंड करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, अब ये कम हो जाएगा। ठीक, और कम होके कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक, यहां से यहां तक जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स है। ये लास्ट वाला, लास्ट वाला क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, और ये जो है, ये क्या है? ये जो चीज है, ये है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ठीक, और ये जो है, ये क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चीज। ठीक, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। और ग्राफ इसका याद कर लेना है। ठीक, ग्राफ इसी टाइप का बनेगा कुछ। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये जो म्यू के है, ठीक, ये हमेशा कम ही देगा। किससे? म्यू एस से। ठीक, म्यू एस इज ग्रेटर देन क्या होगा? म्यू के। ठीक है, तो काफी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक और चीज, जाके सेल्फ स्टडी जरूर करना सब इसका। ठीक, बहुत जरूरी है खुद से भी पढ़ना। ठीक है,
ताकि ये जो टॉपिक है एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि हम एक चीज़ रियलिटी बता रहे हैं, हम जितना डेप्थ में बताने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक, उतना डेप्थ में बुक में नहीं लिखा होगा। एक बुक में 2, 3, 4 बुक पढ़ने के बाद इस लेक्चर को बनाया गया है, ठीक। काफ़ी छोटा-छोटा चीज़ था, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।